नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये वीडियो मैंने शेयर मार्केट में जो अभी 2-3 दिन में थोड़ी तेज़ी आई है उसके ऊपर बनाया है। आज तो वैसे मंडे का दिन है, आज करीब 92 पॉइंट्स गिरा है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे क्या विचार हैं, आगे शेयर बाजार की कैसी चाल रहने वाली है। देखिए मित्रों, एक बात बहुत साफ समझ लीजिए कि एक तो ये जो वीडियो है ये कोई इन्वेस्ट या डिसइन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है। अपने आप अपनी रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, ये केवल मेरी एक राय है। ठीक है, ओपिनियन है, जो मैं रिसर्च करता हूँ। गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, परंतु अभी तक ऐसा हुआ नहीं है गलत निकले। ठीक है, देखिए जो शेयर मार्केट में अभी जो हल्की सी रैली आई है, तो आप ये मत समझिए कि शेयर मार्केट इज़ आउट ऑफ द वुड्स, कि खतरे से बाहर है। मेरे ख्याल से एक टेम्प्रेरी रैली है, और ये रिलीफ रैली अभी मार्च के महीने में हो सकता है कि ये पहुंच जाए 23,000, 23,500, 23,500, 23 से 23,500 के बीच में। परंतु आप इससे बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। हुआ क्या है कि 2-3 फेवरेबल चीज़ हो गई हैं। पहली फेवरेबल चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि यूएस ने कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ्स लगने वाले थे वो भी टाल दिए हैं 2 अप्रैल के लिए। ठीक है, तो कुछ लोग इसमें गुंजाइश देख रहे हैं कि वो और टाल दें या कम लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि तेल के दाम कम हुए हैं, यही ट्रेड डिस्ट्रप्शन की वजह से। जो टैरिफ्स लग रहे हैं तो उससे स्लो डाउन आने की आशंका है। ठीक है, वैसे भी डिमांड जितनी एंटिसिपेटेड है उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही है, और सप्लाई मार्केट में साल खूब आएगी ऑयल की। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ऑयल का क्या रह सकता है। तो जब ऑयल के दाम घटते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। करीब भारतीय अर्थव्यवस्था, ये समझिए आप कि $250 बिलियन से ऊपर का तेल हम इंपोर्ट करते हैं, और डॉलर टर्म्स में करते हैं। तो जब जब ये कम होता है, हमारा डॉलर का आउटगो कम हो जाता है, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रभाव पड़ता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे प्रभाव पड़ता है, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो जो ट्विन डेफिसिट बैलेंस है वो नहीं होता, कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है और फिर उस ट्रेड डेफिसिट के कारण फिजिकल डेफिसिट होने की संभावना रहती है। तो तेल के दाम कम रहते हैं, तो ये भारत के लिए ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, और महंगाई नहीं बढ़ती है, क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो वो दाम बढ़ाने ही पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार करके दूसरा ये रहा है कि ये शेयर बाजार करीब 22,000 से 22,500 कुछ बढ़ गया था, आज तो शायद 22,400 कुछ पे बंद हुआ है। तो ये सब टेम्प्रेरी कारण है। देखिए अब है क्या कि 2 अप्रैल को मैं आपको पक्का बता दूं कि सारे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे, और ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, संसार के ऊपर जिनके टैरिफ्स लगेंगे उनके लिए बुरी बात है, अमेरिका के लिए कोई बुरी बात नहीं है। अमेरिका के लिए क्यों बुरी बात नहीं है? जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि इंडिया का जो एवरेज टैरिफ है वो करीब 10% है, 9.57% अमेरिकन गुड्स पे। किसी पे 0% है, किसी पे 5% है, किसी पे 10% है। कार्स पे जो थी पहले 125% था, कुछ हाई एंड मॉडल्स पे, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स पे वो इस बजट में घटा के 70% करा है। तो देखिए आप सोचें कि 125% का टैरिफ है और एवरेज टैरिफ केवल 10%। वो जो बहुत हाई टैरिफ होता है वो इसीलिए होता है कि उस हाई टैरिफ की फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं हो पाए। तो वो जो कार्स इम्पोर्ट होती हैं 125% के टैरिफ पे, वो गिनी चुनी होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं, टाटा बिरला अंबानी, वो गिने चुने मॉडल्स करते हैं ना, पैसे की कोई चिंता नहीं है। बाकी वो कार के इंडियन की मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रावैस है, जो हमारी शक्ति है कार मैन्युफैक्चर करने की, उसको वो कोई कंपटीशन नहीं दे पाते। तो 10% टैरिफ का मतलब क्या है कि भारत करीब करीब $87 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और आप ये समझ लीजिए करीब करीब 55-60 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट करता है। तो वो अमेरिका जो टैरिफ लगाता है हमारे 87% पे, वो करीब 2.5% है। तो अमेरिका को वहाँ टैरिफ जो मतलब टैक्स मिलता है, टैरिफ से कस्टम ड्यूटी मिलती है, जिसको यहाँ कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, वो 2 बिलियन डॉलर। और हम इंपोर्ट करते हैं करीब 55-60 बिलियन डॉलर, हमें उससे उतने पे $6 बिलियन मिल जाता है। अब आप ये समझिए, अगर अमेरिका बराबरी पे लाता है कि 10% लगा देता है इंडिया पे, अगर इंडिया कम नहीं करता तो आप ये समझिए इंडिया की गुड्स वहाँ जाना रुकेंगी।
वहाँ की नहीं रुकेंगी, इंडिया वाले बदले में और टैरिफ बढ़ाएंगे, वो और टैरिफ बढ़ाएंगे। तो क्या कहा, जैसे कहा जाता था पहले, अमेरिका जो देश है इज़ द कंज्यूमर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जो कहीं नहीं बिके वो अमेरिका में बेच दो। मतलब पर क्वालिटी हाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी माल कि मतलब इतना कंज्यूमरिज्म है, इतना बाहर से इंपोर्ट करता है अमेरिका के। विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं तो एक्सपोर्ट ड्रिवन, उसको एक्सपोर्ट कर करके अमीर होगा ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब क्या है, अब स्थिति थोड़ी बदल रही है। देखिए एक टाइम क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जितने पूरे संसार का उत्पादन था उसका 75% अमेरिका में होता था। सारे देशों की हालत ख़राब थी लगातार, एक के बाद एक। फिर धीरे धीरे अमेरिका मार्शल प्लान लाया तो हमने यूरोप को बिल्ड करा। उसके बाद फिर जापान ने तरक्की करी, जापान के बाद ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने करी, फिर चाइना ने करी, अब इंडिया ने करी है। तो क्या है कि अमेरिका का तो प्रभुत्व भी नहीं बचा, और ना जो उसकी ज़रूरत है, बहुत सा पैसा उसका फालतू में खर्च होता है। जैसे नेटो बनाया था, वो सोवियत संघ को काउंटर करने को बनाया था, और नेटो का 78% खर्चा पूरे यूरोप का, अमेरिका का, सब अमेरिका उठाता है। सुरक्षा यूरोप की भी होती है। नेटो का एक ट्रीटी है जिसमें ये है कि नेटो के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, एक पे आक्रमण सब पे आक्रमण माना जाएगा, सब मिलकर लड़ेंगे। अमेरिका के तमाम देशों में बेसिस हैं, खाड़ी देशों में तो पहले तेल की बहुत ज़रूरत रहती थी, अब उतनी नहीं रहती है, तो वहाँ से शांति मेंटेन करनी पड़ती थी। अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ से हट जाना, वहाँ विद्रोह हो जाएगा। सऊदी अरब है, वो खुद को डिफेंड करने के काबिल नहीं है, उसकी इतनी आर्मी नहीं है, इतना वहाँ पे उतना विद्रोह है। इंडियन हमें यही था, अमेरिका ने बेसिस इसलिए बनाए थे, क्विड प्रो क्यो था, मतलब एक दूसरे के पूरक थे। अमेरिका को तेल चाहिए था, उनको शांति चाहिए थी कि विद्रोह ना हो, ठीक है। और वो सारा पैसा अमेरिका उठाता है, उसका खर्चा। तो अमेरिका क्या कर रहा है, वहाँ पे भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, नेटो की भी इतनी ज़रूरत नहीं बनी, क्योंकि अब रूस में इतनी ताकत भी नहीं है कि पूरे यूरोप से लड़ सके, अमेरिका से लड़ सके, सोवियत संघ जैसा हाल नहीं है। तो इन सब खर्चों को अमेरिका कम कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो डेफिसिट सरकार के ऊपर कर्जा है वो बहुत बढ़ गया है, और वो इतना बढ़ गया है, वो अनसस्टेनेबल लेवल्स तक बढ़ रहा है कि सरकार दिवालिया हो सकती है। और दूसरे के अमेरिका ये कहता है कि भाई मैं पूरे संसार भर की चीज़ें क्यों खरीदूँ, जो अमेरिका की हम कोई नहीं खरीद रहा। तो उसको दो लाभ होंगे, एक तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, भाई जो यहाँ से गुड्स जाएंगे, अमेरिका करीब करीब $1 ट्रिलियन से ऊपर की गुड्स इंपोर्ट कर लेता है, और एग्जैक्ट फिगर में थोड़ा भूल गया हूँ। तो आप ये समझिए कि अमेरिका की योजना है कि 100 से और $250 बिलियन एनुअली हमें टैरिफ से प्राप्त हो। दूसरे, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग लौट के आएगी, तमाम मैक्सो में सस्ती लेबर है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं चाइना की, उनने जो अमेरिका को डायरेक्ट चाइना से एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, मैक्सिको में जाके फैक्ट्री लगाई हुई हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है हमारा मार्केट है, हमें एक्सपोर्ट कर रहे हो, हमारे मार्केट में आके लगाओ, बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी, आप देख लेना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अमेरिका को घाटा नहीं होगा इनिशियल शॉक के अलावा। इनिशियल शॉक क्या लगेगा, एक तो थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि चीज़ें आने वाली महंगी हो जाएंगी, वो ओवर टाइम कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरे क्या है कि उसके थोड़ी जो गुड्स हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, क्योंकि जो जब ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी, जब इनपुट्स की महंगाई बढ़ेगी, सब देशों पर टैरिफ होगा, तो वो थोड़ा नुकसान होगा। बाकी अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है, बाकी सारे देशों को नुकसान है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ लीजिए 2 अप्रैल को, 2 के 4 हो जाए, 6 हो जाए, 10 अप्रैल हो जाए, क्योंकि ये डेलीब्रेशन होते हैं, बहुत सोच समझ के लगाए जाते हैं, ये टैरिफ्स जरूर लगेंगे। देखिए इतने बड़े स्तर पे, और राष्ट्रपति कह रहे हैं और सब कह रहे हैं, तो ये मजाक की बात नहीं है। और अमेरिका को लगाने ही लगाने हैं, उसको रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, उसको अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बाकी वापस चाहिए ही चाहिए। और वो ये भी नहीं चाहता कि मैं संसार की एकमात्र अर्थव्यवस्था रहूं, तो सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन करूं। देखिए क्या हुआ, यूरोप जब डेवलप्ड हुआ, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, जापान ने दिया, चाइना नहीं हो रहा, तो वो चाइना की कंपनीज को क्यों बढ़ने दे, चाइना क्यों माल एक्सपोर्ट करे, वो बिल्कुल सही बात है, बनाए चाइना में, एक्सपोर्ट वहाँ पे करे। तो टैरिफ्स लगेंगे, मेरे कहने का ये मतलब है। और जब टैरिफ्स लगेंगे तो पूरा संसार रीसेट होगा, ट्रेड वॉर होगी, तो उससे ग्लोबली ट्रेड अफेक्टेड होगी, सप्लाई चेन्स में रुकावट आएगी, फ्रेंड शोरिंग होगी, नियर शोरिंग होगी। फ्रेंड शोरिंग मतलब जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनमें जाके वो लगेगा। वैसे तो सारे संसार पर टैरिफ वो अमेरिका इम्पोज करेगा, तो एकदम पूरा रीसेट होगा अगले 1-2 साल में, जिस प्रकार से ट्रेड होती है, और स्लो डाउन भी बहुत आएगा।
तो आप ये समझिए, एक जो ग्रोथ के 2-3 खंभे होते हैं, ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, कंजम्पशन होता है। तो ट्रेड तो बहुत ही अफेक्टेड होगा, कंजम्पशन भी अफेक्टेड होगा, पूरे संसार में गुड्स महंगी हो जाएंगी ओवरऑल। ठीक है, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और आप ये देखिए एफआईआई सेलिंग वो लगातार हो ही रही है। मैंने आज का फिगर देखा नहीं है, पर मेरे ख्याल से आज भी एफआईआई सेलिंग हुई होगी। रोज़ 2-4 हज़ार करोड़ की सिस्टमेटिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है उनका, 2-4 हज़ार करोड़ रोज का। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक अमेरिका में ब्याज दरें कम नहीं होंगी या ये मामला सेटल नहीं हो जाएगा। बाजार को अनिश्चितता पसंद नहीं है, शेयर मार्केट को। तो ये शेयर मार्केट में जो अनिश्चितता होती है, इन्वेस्टमेंट करने वाले रुक जाते हैं। हमेशा बेचने खरीदने वाले होते ही हैं। जब खरीदने वाले रुक गए, बेचने वाले बेचेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, पर हौले हौले रुक रुक के नीचे जाएगा। और जब अप्रैल में फिर टैरिफ्स लगेंगे, फिर दूसरे कंट्री काउंटर टैरिफ्स लगाएंगे, ये तस्वीर साफ होगी 3-4-5 महीने में कि फाइनली क्या आउटकम रहा। तब तक शेयर बाजार ऐसे ही चलेंगे। और मेरे ख्याल से सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी जो एक रिलीफ रैली आई है, ट्रम्प टैरिफ नहीं लगाएंगे, उन्होंने टैरिफ को टाल दिया है कि या तेल के दाम कम हो गए हैं, ये सब टेम्प्रेरी रिलीफ है। मेरे हिसाब से शेयर बाज़ार में अभी तेज़ी नहीं आएगी 2-3 महीने। और ये वही मैं जो पहले कहा था, 20,000 के लेवल पे भी जा सकता है और 19 पे भी जा सकता है। हाँ, उससे वैल्यू बाइंग शुरू हो जाएगी, इतना सस्ता हो जाएगा कि शेयर हैं उनमें वैल्यू दिखेगी। ठीक है, मतलब महंगे दिखेंगे, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, ग्रोथ है, उसके मुकाबले शेयर के प्राइस रीजनेबल दिखेंगे, कम दिखेंगे। तो तब हो सकता है कि बाइंग वापस आए। और एक बात बताऊँ, जब ये एक बार बढ़ना चालू करेंगे ना, मान लीजिए 6 महीने बाद भी करते हैं, तो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि क्या, एफआईआई बाइंग तो हो ही रही है लगातार, सिप में पैसा आ ही रहा है। और जैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा आया तो डबल पैसा आएगा और तेज़ी से बाजार बढ़ेगा। ये मेरी राय है। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।